ये जॉब तो कर रही हो तुम हीबा, मगर ठर की बॉस से बचकर रहना। हीबा से ये कहने पर हीबा हैरान रह गई थी। आए दिन नई नई लड़कियों के साथ सर के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। जिशान शाह, शाह इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस, बेहद एटीट्यूड और शानदार पर्सनैलिटी की वजह से वो लड़कियों को पाँव की जूती समझता है। लेकिन हीबा ने जैसे उसे चैलेंज कर दिया था, वो जिशान को देखकर ऐसे मुंह बनाती जैसे किसी भूत को देख लिया हो। ये देखकर जिशान को बहुत गुस्सा आता। एक दिन इस लड़की को मैं अपने कदमों में झुकाकर ही रहूंगा। एक दिन ऑफिस में उसके इतने नजदीक जाकर खड़ा हुआ कि हीबा ने गुस्से में थप्पड़ ही मार दिया। दिशान शाह ने न आओ देखा न ताओ, दूसरे ही दिन उससे जबरदस्ती निकाह कर लिया। हीबा को ऑफिस ज्वाइन किए 4-5 दिन ही हुए थे। उसकी ज्यादा किसी से अभी जान पहचान भी नहीं हुई थी। लेकिन हीबा यहाँ का माहौल देखकर हैरान हो जाती थी। यहाँ की मॉडर्न और फैशनेबल लड़कियां उसे देखकर अजीब अजीब मुंह बनाया करती थी और उसके पास से यूं ही गुजर जाया करती थी। बोलना तो दूर, उसे अपने मुंह भी लगाना पसंद नहीं किया करती थी। अगर यहाँ की लड़कियां उसे इतना एटीट्यूड दिखा रही थी, तो वो कहाँ किसी को मुंह लगाना चाहती थी। अपने काम से काम रखने वाली हिबा, उसे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। घर के हालात की वजह से वो यहाँ पर नौकरी करने के लिए मजबूर हो गई थी। हाँ, अर्शी से उसकी थोड़ी बहुत बोलचाल ज़रूर थी, जो उसके मोहल्ले के 2 गली छोड़कर आगे ही रहती थी। अर्शी की ही वजह से हिबा को यहाँ पर नौकरी मिली थी। जब अर्शी को पता चला था कि शाह इंडस्ट्रीज में एक एम्प्लॉय की जगह खाली है, तो उसने हिबा को इंटरव्यू देने का मशवरा दिया था। ये हिबा की खुशकिस्मती थी कि उसे यहाँ पर अच्छी सैलरी पर जॉब लग गई थी। लेकिन जब अर्शी ने हिबा को आराम से काम करते हुए देखा, तो हिबा को बताए बिना ना रह सकी, क्योंकि जिस किस्म की हिबा लड़की थी, उसे ये बात बताना बहुत ज़रूरी था। उस दिन भी वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। हिबा भला की खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। आज भी सादा सा ब्लू कलर का दुपट्टा सर पर ओढ़ी, सादी सी सलवार कमीज पहने वो अर्शी के साथ में ही बैठी थी। हिबा बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। तभी अर्शी हिबा से कहने लगी, तुम यहाँ पर जॉब तो कर रही हो हिबा, मगर ठर की बॉस से बचकर रहना। अर्शी के ये कहने पर हिबा हैरान रह गई थी। वो जो हमारे बॉस हैं, जिनसे अभी तक तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई है, वो बड़े ही ठर की किस्म के हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नई लड़की आए और वो उसे दाना ना डाले। ज़िशान शाह सिर्फ यही एक इंडस्ट्री उसकी नहीं है, बल्कि हमने तो सुना है कि 12 फैक्ट्री का वो एक लौता मालिक है। अमीर बिगड़ा हुआ शहजादा, तुम ज़रा बचकर रहना। हिबा अर्शी चाय की चुस्कियां लेती हुई हिबा को खबरदार कर रही थी। हिबा हैरान रह गई। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले ही बता दिया, लेकिन ऐसे लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, और मैं आम लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो उसके रौब और पैसा देखकर उसे अदाएं दिखाऊं और अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं। बल्कि ऐसे लोगों से निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो बड़े ही यकीन से कह रही थी। लेकिन एक बात है, अर्शी के खबरदार करने पर हिबा का दिल नफरत से भर गया था। घर के खराब हालातों की वजह से मम्मी का रोज ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, और छोटी बहन भाई जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, वो रोज टीचर्स की डांट सुनकर आते और कहते, हम नहीं जाएंगे कल से स्कूल। सब बच्चों के सामने टीचर्स हमारी बेइज्जती करती हैं। कहती हैं, फीस तो तुमने 5 महीने से नहीं दी है, और अगर अब के महीने नहीं दी तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। हिबा से छोटी वाली बहन घर में आकर शोर मचा रही थी, तो उसका सबसे छोटा भाई भी गुस्सा करता कि जिनके बाप मर जाते हैं, तो वो क्या ऐसे ही परेशानी का शिकार हो जाते हैं। कितने दिन हो गए हैं ना हमारे घर में कोई फ्रूट्स आए हैं, न मम्मी अच्छा सा खाना बनाती हैं। हिबा से छोटी बहन 9th क्लास में थी, जबकि उसका छोटा भाई 7th क्लास में था। उनके पापा की डेथ को 1 साल हो गया था। जिंदगी के दुखों से अकेले लड़ने के लिए वो उन्हें किराए के घर में छोड़कर चले गए थे, वो भी ऐसी दुनिया में जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। और हिबा अकेली थी, उसके सामने थे दुनिया भर के चैलेंजेस। हिबा हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। खुदा ने अच्छी शक्ल और सूरत के साथ उसे अच्छा दिमाग भी दिया था, जिसे वो सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती थी।
भला की खूबसूरत और अपने इंटेलिजेंस का गुरूर लिए वो ऑफिस में जॉब करने लगी। लेकिन उसे जॉब करते हुए पांचवा ही दिन था जब उसने जिशान शाह को देखा। आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस लगाए, शानदार ड्रेसिंग किए, वो जहां से निकलता था, खुशबू के तेज झोंके सामने बैठे हुए इंसान को मदहोश कर दिया करते थे। अर्शी उसके बराबर वाले केबिन में ही बैठी थी। दिशान शाह को देखकर फुसफुसाने लगी, देखो तो सही, अभी अभी सिंगापुर से होकर आए हैं। तुम्हें क्या बताऊं, अपनी सेक्रेटरी को साथ लेकर गए थे सिंगापुर। अब देखो, उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। खूब मजे किए होंगे दोनों ने 10 दिन तक। तौबा तौबा। ये कहते हुए हिबा ने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। फिर अर्शी से कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो यार, क्यों जिशान शाह की बातें लेकर मूड खराब कर रही हो। लेकिन अर्शी ने उसे डराकर रख दिया था, तुम अभी इस ऑफिस में नई हो, बॉस तुम्हें जरूर दाना डालेंगे, लेकिन तुम्हें होशियार रहना है हिबा। अगर तुमने एक बार भी उसको मौका दिया ना, तो फिर उसके जाल से बच नहीं पाओगी। हिबा ने अपनी मुट्ठी मींचते हुए कहा, अगर उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी की ना, तो मैं अच्छी तरह से उसे जवाब देना जानती हूँ। तो इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। अर्शी हिबा की बात सुनकर मुस्कुराने लगी, लेकिन हिबा फुर्ती से अपनी फाइल कंप्लीट करती रही। छठे दिन जिशान शाह ने हिबा को अपने ऑफिस में बुलाया था। मजबूती से फाइल पकड़े हिबा जिशान के सामने खड़ी थी। अच्छा, तो आप हैं मिस हिबा। जिशान सामने खड़ी हिबा को गौर से देख रहा था। दुबली पतली, काली आंखें और आंखों में फुल कॉन्फिडेंट, सर पर दुपट्टा रखे, सादा सा सूट पहने वो जिशान के सामने खड़ी थी। दिखाओ जरा, कैसी फाइल तैयार की है आपने। हिबा ने फौरन ही फाइल जिशान के सामने टेबल पर रख दी थी और खुद खड़ी रही। बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो आप। जिशान मुस्कुराते हुए हिबा से कह रहा था। हिबा सीरियस खड़ी थी। अंदर ही अंदर वो डर रही थी। बड़ी मुश्किल से वो कुर्सी पर बैठी थी। अच्छा, तो मिस हिबा, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। वैसे भी मैं अपने ऑफिस के वर्कर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। वॉचमैन से लेकर मैनेजर तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसका मैंने ध्यान न रखा हो। अगर आपको भी कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हैं आप। वो मुस्कुराते हुए ये सब हिबा से कह रहा था। थैंक यू सर, लेकिन मैं अपनी परेशानियां खुद हल करना जानती हूँ। वो फुल कॉन्फिडेंस से ये कहते हुए जिशान को अंदर से गुस्सा दिला गई थी। लेकिन जिशान ने अपने चेहरे से पता न लगने दिया। वो बस गौर से हिबा को देख रहा था। हिबा अंदर ही अंदर गुस्सा करती हुई कहने लगी, सर, अब मैं जा सकती हूँ, अगर आपने मेरी फाइल चेक कर ली है। जी ठीक है, आई होप कि आप मेरे ऑफिस में एक अच्छी एम्प्लॉय साबित होंगी। जिशान मुस्कुराता हुआ हिबा को जैसे चैलेंज कर रहा था। लेकिन हिबा बिना मुस्कुराए वापस पलट आई थी। जब सीट पर बैठी तो उसने अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। कैसा चीप इंसान है, अंदर तक छेद करने वाली नज़रों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब हिबा का मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। लेकिन हिबा भी आसानी से किसी के जाल में फंसने वाली नहीं थी। नासिर आया था बेटा, वो आज भी अपने पैसे मांग रहा था। मम्मी ने परेशान होते हुए हिबा को बताया। वो जो पहला निवाला खाने ही वाली थी, उसका हाथ वहीं रुक गया। आपने उससे कहा क्यों नहीं मम्मी कि हम भाग नहीं जाएंगे उसके पैसे लेकर, यहीं पर रह रहे हैं हम उसके घर में। क्यों रोज रोज आ जाता है वो अपना मुंह उठाकर। 4 महीने का किराया है, कोई लाखों रुपए का कर्जा तो नहीं है। हिबा तो उसके सामने भी नहीं आती थी। नासिर की नज़रें हिबा पर खराब थीं। वो जानता था कि ये दोनों माँ बेटी बिना किसी मर्द के अब बेसहारा हो चुकी हैं। लेकिन हिबा भी ऐसे आदमियों से निपटना खूब अच्छी तरह जानती थी। आज संडे होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि आज वो अपना किराया मांगने ज़रूर आएगा। और हुआ भी यही। थोड़ी देर बाद वो दरवाजे पर खड़ा था। मम्मी उसके आने पर परेशान हो गई, लेकिन उसने खुद नासिर से बात करने का फैसला किया। मैंने कहा था ना आपको कि मैं 10 या 15 तारीख तक आपका किराया दे दूंगी, और अभी तो 9 तारीख हुई है। मुझे सैलरी मिलेगी तो सबसे पहले मैं आप ही का किराया आपको दूंगी। नासिर के होठों पर मुस्कुराहट थी। किराया कौन मांगने आता है हिबा, यहाँ तो मैं हर दूसरे दिन तुम्हें एक नज़र देखने के लिए आ जाता हूँ। किराए का तो बस एक खाली बहाना होता है। मेरी बात अगर मान जाओ तुम तो ये घर ही मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। नासिर की इस घटिया बात पर हिबा सर से पांव तक कांपने लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे से पता नहीं लगने दिया कि वो अंदर से घबराई हुई है। आप एक शादीशुदा
2 बच्चों के बाप हैं। आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती नासिर भाई। कुछ तो ऊपर वाले से डरिए। मैं आऊंगी किसी दिन भाभी के पास, बता दूंगी उनको आपके गंदे ख्याल। हिबा बिना डरे ये कहते हुए नासिर ने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। अरे, ये क्या कह रही हो जालिम? क्यों इन नाजुक जज्बात पर मिट्टी का तेल डाल रही हो? आप अपने जज्बात को कंट्रोल कर कर रखें। ऐसा ना हो कि भाभी आज ही आपको ठीक कर दें। ये कहते ही हिबा ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। लेकिन हिबा का मूड बुरी तरह खराब हो चुका था। अगर 3 महीना का किराया ना होता तो कब का ये घर छोड़कर दूसरा घर देखकर उसमें चली जाती। लेकिन मजबूरियां सामने मुंह खोले खड़ी थीं और इन मजबूरियों का फायदा ये घटिया इंसान उठा रहा था। चला गया वो घटिया इंसान। मम्मी ने हिबा का चेहरा देख लिया था जो लाल हो रहा था। हाँ, चला गया है। पहली सैलरी मिलते ही मम्मी, मैं इसका किराया इसके मुंह पर मार दूंगी, फिर हम अपने लिए कोई दूसरा घर देख लेंगे। मम्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। हाँ बेटा, मैं खुद कौन सा यहाँ पर रहना चाहती हूँ। अच्छा, तुम परेशान मत हो। जाओ जाकर चाय बनाओ अपने लिए भी और मेरे लिए भी। हिबा ग्रेजुएशन कर रही थी कि अचानक उसके पापा की डेथ हो गई। उसके पापा ऑफिस में काम किया करते थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी थी, लेकिन पापा की बदकिस्मती थी कि सारी उम्र काटने के बाद भी वो अपना घर ना बना पाए थे, क्योंकि महंगाई ही इतनी थी। फिर एक दिन अचानक ही ऑफिस से उनकी डेड बॉडी घर आई थी। उनको हार्ट अटैक हुआ था। घर की परेशानियां और माली हालात ने उनकी जान ले ली थी। हिबा तो उस वक्त ग्रेजुएशन कर रही थी। उसकी आंखों में भी ख्वाब थे। वो सोचती थी कि डिग्री लेते ही वो किसी अच्छी जॉब पर लग जाएगी और अपने पापा का सहारा बन जाएगी। बाकी के दोनों छोटे भाई बहन तो अच्छे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही रहे थे। घर भी उनका अपना नहीं था। किराए का घर होने की वजह से कोई मजबूत सहारा भी नहीं था। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके पापा इतनी जल्दी दुनिया से चले जाएंगे। उसके पापा के बाद तो उसकी ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। हिबा एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। घर की परेशानियों से ही उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर उसने जॉब की तलाश शुरू कर दी थी। 2-3 महीने तो उसने स्कूल में भी जॉब की थी, लेकिन सैलरी इतनी कम थी और मेहनत बहुत ज़्यादा, और फिर इतनी कम सैलरी में घर का गुजारा भी तो नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि घर का 4 महीने का किराया उनके सर पर चढ़ गया था। ये परेशानियां मम्मी को खाए जाती। फिर हिबा ने किसी ऑफिस में जॉब करने का सोचा, क्योंकि फैक्ट्री में अच्छी सैलरी मिल जाती है स्कूल के अकॉर्डिंग। फिर हिबा शाह इंडस्ट्री में जॉब करने लगी। अपनी दोस्त अर्शी के कहने पर यहाँ जॉब हासिल करने में कामयाब हुई थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यहाँ का माहौल कितना ज़्यादा ख़राब है। लेकिन वो उन लड़कियों में से नहीं थी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि खुद को गंदी कीचड़ में से बचकर किस तरह निकालना है। हल्के पिंक कलर का सूट पहनकर दुपट्टा रखकर वो लैपटॉप पर काम करने में बिजी थी कि तभी अर्शी उसे छेड़ने लगी। 2 दिन बाद सैलरी मिलने वाली है, तो मुझे ट्रीट ज़रूर देना तुम। हिबा मुस्कुराकर उसे कहने लगी। हाँ, क्यों नहीं। उसकी ये मुस्कुराहट ऑफिस से निकलते हुए जिशान शाह ने देखी थी। मोती जैसे सफ़ेद दांत और गुलाबी होठ, बिना मेकअप के कैसे किसी का चेहरा इतना हसीन हो सकता है। जिशान शाह यूं ही खड़ा उसे देखता रहा। लेकिन अचानक ही हिबा को उसकी तेज़ नज़रों का एहसास हो गया था कि तभी उसने जिशान शाह को देखा और बेकार सा मुंह बनाकर अपना चेहरा झुका लिया। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसको उस लड़की पर गुस्सा तो आ रहा था। उसने अपने दांत पीसे थे। तुम हो क्या चीज़? अभी तुम्हें 4 दिन में पता लग जाएगा। अपने दिल में ये सोचते हुए वो दूसरी लड़की से बात करने लगा, जो खुश होकर उसके सवालों का जवाब दे रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जिशान शाह किसी लड़की को लिफ्ट कराए और वो लड़की उसे इग्नोर कर दे। शानदार पर्सनैलिटी, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस, ऊपर से ड्रेसिंग ऐसी कि लड़कियां अपने दिल पर हाथ रख लेती थी। यही वजह थी कि उसके ऑफिस में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। और वो ज़रा सा भी किसी लड़की को लिफ्ट करवाता तो वो फ़ौरन ही उसके कदमों में गिर जाया करती थी। वो कुछ दिन या कुछ ही घंटे उस लड़की को टाइम देता और फिर दूसरी लड़की पकड़ लिया करता था। लड़कियों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसने मैनेजर से पहले ही कह रखा था कि ऑफिस में खूबसूरत लड़कियों को ही जॉब के लिए रखे। हिबा खूबसूरत तो थी, मगर वो जिस अंदाज में ऑफिस आती थी, यहाँ और कोई भी लड़की ऐसे नहीं आती थी। उसकी अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी थी।
वो अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। 2-3 दिन ही गुजरे थे कि ज़ीशान शाह ने फिर से हिबा को अपने ऑफिस में बुलाया था। सर, आपने मुझे बुलाया? वो हल्की आवाज़ में कहती हुई ज़ीशान शाह के सामने खड़ी हो गई थी। जी मिस हिबा, बैठिए। उसने सामने रखी हुई चेयर पर इशारा करते हुए कहा था। वैसे आपका नाम आप ही की तरह खूबसूरत है। हिबा ने इस बात को नज़रअंदाज किया था। सर, आपने मुझे बुलवाया, कोई काम था क्या मुझसे? हिबा ने ये कहकर जैसे ज़िशान की इंसल्ट की थी। ज़िशान शाह खून का घूंट पीकर रह गया था। नर्म सी आवाज़ में हिबा को देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, वैसे हिबा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के काम पर रख लूँ। हिबा दिल ही दिल में नागवारी का शिकार हुई थी। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने का मतलब है इस रूम में हमेशा रहना, उसकी नज़रें और उसकी बातें बर्दाश्त करना। तो वो ज़िशान की ये बात सुनकर कहने लगी, पर सर, मुझे तो अभी 1 ही महीना हुआ है जॉब पर लगे हुए, और इतनी जल्दी तो मैं काम को ठीक तरह से समझी भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं मिस हिबा, वैसे भी मेरी कंपनी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं चाहूँ तो इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुँचा दूँ, और चाहूँ तो पल भर में आसमान से ज़मीन पर पटक दूँ। कुछ ऐसी ही आदत है मेरी। वो बड़ी गौर से कह रहा था, माफ़ करना सर, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकती। किसे इज्जत देनी है और किसे ज़िल्लत, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, इंसानों के नहीं। अरे वाह हिबा, तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो। इस बात पर हिबा खामोश रही थी। मैं जाऊं सर, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो? ठीक है, और मैंने मैनेजर से कह दिया है कि कल से आपकी टेबल यहीं लगेगी, मेरे ऑफिस में। हिबा ने ज़िशान शाह की इस बात पर दिल ही दिल में दांत पीसे थे, लेकिन फिर उसने सर हिला दिया, जैसे उसकी हाँ में हाँ करी हो, और खामोशी से बाहर आ गई थी। लेकिन कैंटीन में बैठी वर्षी से कह रही थी, क्या ज़िशान शाह की पर्सनल सेक्रेटरी जॉब छोड़कर चली गई है? हाँ जोहा, उसने 2 महीने पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था, लेकिन फिर सुना था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। ज़िशान उसे अपने साथ ले गया था सिंगापुर, लेकिन वहाँ से आकर उसने जॉब छोड़ दी थी। अब सुना है कि वो अपना ब्यूटी सैलून चला रही है। ज़िशान ने उसे मालामाल कर दिया है। तुम तो सबकी खबर रखती हो। अर्शी के ये बताने पर हिबा ने अपने सर पर हाथ रख लिया था। क्या करें हिबा, रखनी पड़ती है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में? वो कमीना इंसान कह रहा है कि वो कल से मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब पर रखेगा और मेरा टेबल अपने ऑफिस में लगवाएगा। ये सुनकर अर्शी जोर जोर से हंसने लगी। ओह माय डियर, अब तो तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया। अब ज़िशान शाह कब अपनी नज़रें तुम पर जमाता है, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। अर्शी की इस बात पर हिबा ने अपना सर झटका था। अगर बात मेरी इज्जत पर आई तो मैं ये जॉब छोड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। शाबाश, बस ऐसे ही अपनी बात पर डटी रहो। अर्शी ने उसके कंधे पर थपकी दी थी, और आज हिबा का टेबल ज़िशान शाह के ऑफिस में लग चुका था। सब लड़कियां उसे जलन की नज़रों से देख रही थी। हिबा का बस नहीं चल रहा था कि वो खुद अपने आप को जिंदा ज़मीन में दफन कर ले। क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है बाहर लड़कियों को जॉब करने के लिए। वो अपने लब कुचलने लगी, फिर मैनेजर के पास पहुंच गई। ये क्या किया सर आपने? मुझे अब बॉस के ऑफिस में बैठना पड़ेगा उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर, जबकि मुझे अभी इतनी नॉलेज भी नहीं है। बेहतर होगा कि आप मुझसे ज़्यादा नॉलेज वाली लड़कियों को ये मौका दें। मैनेजर ने हिबा को गहरी नज़रों से देखा था, फिर लापरवाही से कहने लगा कि ये मेरा नहीं, ज़िशान शाह का ऑर्डर है, और मेरी मजाल नहीं कि मैं उनके किसी भी ऑर्डर को मानने से मना करूं। 12 फैक्ट्रियां हैं उनकी, लेकिन सबसे ज़्यादा चक्कर वो इस ऑफिस में लगाते हैं, क्योंकि मुझे पता है उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। बेहतर होगा कि आप अपना ओपिनियन अपने पास रखें, और जिस तरह से आपको इस ऑफिस में काम दिया जाए उसी तरीके से आप करें। इसी में आपकी भलाई है और हमारी भी। वो मैनेजर भी ज़िशान शाह के साथ मिला हुआ था। ज़िशान शाह के ऑफिस में एसी होने के बावजूद भी हिबा घुटन महसूस कर रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन फिर वो उस फाइल को देखने की कोशिश करने लगी जो उसके सामने ही रखी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि काम को कहाँ से शुरू करे। हे ऊपर वाले, मैं कहाँ पर फंस गई हूँ? दोपहर के 2 बजे जिशान ऑफिस में आया था। हिबा को अपने सामने बैठा देखकर वो मुस्कुरा दिया था, जबकि हिबा ने उसे देखकर सिर्फ सलाम किया था और फिर दोबारा अपनी सीट पर बैठ गई। तभी जिशान के फोन पर कॉल आई तो वो बात करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिबा को अपने पास बुलाया था। आइए,
मैं आपको कुछ नोट्स लिखवाता हूँ, वो आप अपने पास डायरी में लिख लीजिए। जी सर। वो कहते हुए ज़िशान के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई और डायरी में उसके बताए हुए पॉइंट नोट करने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उठकर ऑफिस में टहलने लगा। ऑफिस का दरवाज़ा बंद था और मैनेजर ज़िशान की इजाज़त के बिना किसी को अंदर भी नहीं आने देता था। तभी ज़िशान इधर-उधर चक्कर लगाता हुआ हिबा के बहुत ही पास आकर खड़ा हो गया था। इतना पास कि हिबा को घुटन और डर महसूस होने लगा। सर प्लीज़, आप अपनी जगह पर जाकर बैठें। मेरे इतने पास खड़े होने की क्या ज़रूरत है आपको? मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, कोई आपकी गुलाम नहीं हूँ कि आप मेरे इतने पास खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। ज़िशान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने घूरते हुए हिबा को देखा था। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मेरे सामने मुझसे इस तरीके से बात कर सके। सर, वो दूसरी लड़कियां होती होंगी, लेकिन मुझे नहीं पसंद आपका मेरे इतने पास खड़ा होना। बेहतर होगा कि आप अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाएं। अच्छा, तो अब आप मुझे ऑर्डर देंगी मिस हिबा साहिबा? और आपने ये वाला पॉइंट तो नोट किया ही नहीं। वो झुकता हुआ हिबा के घुटने को टच कर गया था। ये सब हिबा की बर्दाश्त से बाहर था। उसने खींचकर एक जोरदार थप्पड़ जिशान के गाल पर दे मारा। यू ब्लडी, दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे थप्पड़ मारो? बस कीजिए। हिबा उंगली उसकी तरफ दिखाते हुए कह रही थी। उसकी आंखों में आग जैसी चिंगारियां उठ रही थी। जिशान शाह, वो दूसरी लड़कियां होती होंगी जो आपकी दौलत की चमक-धमक और आपकी शानदार पर्सनैलिटी, जिसके पीछे एक शैतानी और घमंडी चेहरा छुपा है, उस पर मरती होंगी और आपकी एक नज़र के लिए आपके कदमों में गिर जाती होंगी। लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। हिबा नाम है मेरा। एक निवाला मेरे बाप ने मुझे हराम का नहीं खिलाया। मैं हराम खाने वालों में से नहीं हूँ। मैं आज ही आपकी नौकरी पर लात मारकर जा रही हूँ। इस महीने की सैलरी भी आप अपने पास ही रख लीजिए। वो जो बिखरे हुए शेर की तरह हिबा पर झपटना चाहता था, न जाने क्यों चुपचाप खड़ा रह गया। हिबा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी हिबा ने अपना रिजाइन नोट तैयार किया और जिशान की टेबल पर रख दिया और वहां से आने लगी कि तभी जिशान ने उसे आवाज़ दी थी। एक मिनट मिस हिबा, आप ये बात भूल गई हैं कि हमारी फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट है कि 3 महीने से पहले फैक्ट्री का कोई भी वर्कर बिना बताए नौकरी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसे हर्जाना देना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसे काम छोड़ा तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये फैक्ट्री छोड़ सकती हैं। चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट लिए वो हिबा को देख रहा था। ये कहाँ का इंसाफ है कि नौकरी भी हम करें और हर्जाना भी हम ही दें और बेइज्जती भी हम ही सहें। मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी आपको। हिबा ये कहते हुए जैसे ही बाहर जाने लगी थी, जिशान शाह के अल्फाजों ने उसके होश ही उड़ा दिए थे। ठीक है, अभी के अभी आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाता हूँ कि ये लड़की हमारा हर्जाना दिए बिना ही नौकरी छोड़कर चली गई है। हर्जाना कैसा? हर्जाना? इनफैक्ट मैंने तो अभी तक आपसे अपनी सैलरी भी नहीं ली है और आप मुझे बराबर ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। हिबा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, जबकि ज़िशान शाह बराबर मुस्कुराए जा रहा था। अब ये लड़की उसके लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। ठीक है, तो फिर आप ये रिज़ाइन उठाएँ और आप 3 महीने तक ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब नहीं कर सकती। मेरी तरफ से साफ इनकार है। इस बार हिबा ने ज़िशान की कोई बात नहीं सुनी और ऑफिस से निकलकर आ गई। घर आते ही ढेर सारे आंसू बहाए थे। मम्मी पूछते-पूछते थक गई थी कि क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुमसे? लेकिन हिबा अपने वजूद पर ज़िशान का हावी होना महसूस कर रही थी कि इस कदर घटिया और मगरूर घमंडी इंसान है। अभी तो उसने घुटने पर ही टच किया था, न जाने आगे अब वो और क्या करने वाला था। यही सोच सोचकर हिबा डर जाती। ऊपर से उसने जो हर्जाने वाली बात की थी, इस बात पर तो हिबा का खून खौल रहा था। सुबह होते ही हिबा दूसरी नौकरी की तलाश करने लगी। सड़कों पर चलते-चलते अलग-अलग फैक्ट्री में जा जाकर वो थक गई थी। एक दो जगह उसे नौकरी की उम्मीद भी थी, लेकिन वो मोटे बॉस और उनकी खराब नज़रें, जिसे देखकर हिबा को साफ पता लग जाता कि ये भी ज़िशान शाह की तरह ही पैसों से सब कुछ खरीदने वाले हैं। शाम को थकी हारी घर जा रही थी कि तभी ब्लैक कलर की मर्सिडीज उसके पास आकर रुकी। इससे पहले कि वो कुछ सोचती समझती, अचानक ही दो हाथों ने उसे खींचकर गाड़ी के अंदर डालकर उसके चेहरे पर रुमाल रख दिया। उसको घुटन और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। थोड़ी ही देर में हिबा अपने होश खो चुकी थी।
जब वो उठी तो उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था। दहशत भरी आंखों से वो इधर-उधर देखकर परेशान हो रही थी। वो बंद कमरे में थी और बेड पर लेटी हुई थी। जिसने भी उसे यहाँ लाकर फेंका था, शायद ये उसी का घर था। कमरे का दरवाज़ा बंद पड़ा था। वह हैरान थी कि उसे यहाँ पर आखिर कौन लाया है। उसने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, तो फिर किसने उसके मुँह पर हाथ रखकर किडनैप किया था? अपने कमज़ोर से शरीर में वो हिम्मत जमा कर कर दरवाजे तक आई थी। जब उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो वो और डरने लगी क्योंकि दरवाज़ा बाहर से लॉक था। किसी ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ पर किसने बंद किया है? उसकी आवाज़ काँपने लगी थी, लेकिन हिम्मत उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत थी। काफ़ी देर तक आवाज़ें लगाती रही, लेकिन बाहर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। कितनी देर बाद एक झटके से दरवाज़ा अंदर खुला था और सामने से आते हुए इंसान को देखकर उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। तुम घटिया इंसान, ये तुम्हारी हरकत है। मैं जानती थी कि ये तुमने ही किया होगा। उसने ज़ीशान शाह का कॉलर पकड़ लिया। तभी ज़ीशान शाह ने अपना कॉलर उसके हाथ से छुड़वाया था। मिस हिबा साहिबा, आप शायद भूल चुकी हैं कि आप मेरी कैद में हैं। आप भूल गई हैं क्या? आपने जो मेरी इंसल्ट की थी, मुझे थप्पड़ मारा। ज़ीशान शाह इंडस्ट्रीज़ के मालिक को, जिसके टुकड़ों पर लाखों लोग पलते हैं, और तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? इतनी औकात है तुम्हारी? ज़ीशान हिबा की आंखों में देखता हुआ उसे घूर रहा था। मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, सिर्फ आपको उसी बात का जवाब दिया था जो आपने मेरे साथ हरकत की थी। हिबा अभी भी बेखौफ थी। ज़ीशान शाह ने उसे बेड पर धक्का दिया था, फिर उसके ऊपर चढ़कर दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसके निकलने का रास्ता बंद कर दिया था। बताओ मुझे, अब तो तुम मेरी कैद में हो। अब क्या कर सकती हो तुम? मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें एक पल में मसल कर रख दूँ। कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम मेरा। उस थप्पड़ का जवाब यही होगा मेरे लिए। लेकिन मैंने कुछ सोचा है। पहले मैं तुमसे निकाह करूँगा, उसके बाद तुम मुझे खुश करोगी और फिर मैं तुम्हें दुनिया की ठोकरों में भटकने के लिए छोड़ दूँगा। ना आज़ाद करूँगा और ना ही अपनाऊँगा, बल्कि तुम्हें बर्बाद कर कर ऐसे ही भटकने के लिए छोड़ दूँगा क्योंकि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। ज़ीशान शाह को, जिसे छूने के लिए हज़ारों लड़कियाँ तरसती हैं, हिबा ने उसके मुँह पर थूक दिया था। लानत है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। लेकिन अगर ज़बरदस्ती कोई रिश्ता बनाओगे, ये ज़बरदस्ती मेरे जिस्म पर अपना हक जताओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जिस्म तो तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन मेरे दिल से, मेरी रूह से निकलने वाली हज़ार बद्दुआएँ हर जगह तुम्हारा पीछा करेंगी, क्योंकि तुमने एक गरीब और मजबूर लड़की को सताया है, जो तुम्हारी बातों में ना आई। जिसने तुम्हारी बात पर इनकार किया, तो वो बात तुम्हारे दिल पर लग गई। जो भी तुमने करने का सोचा है, तुम कर लो, जो तुम करना चाहते हो। तुम एक घटिया और बदकिरदार इंसान हो। ज़ीशान शाह का गुस्सा आसमान को छू रहा था। तभी उसने चिल्लाते हुए किसी को आवाज़ लगाई थी, अली, इधर आओ। तभी एक लंबा चौड़ा इंसान अंदर आया, जिसकी नज़रें झुकी हुई थीं। जल्दी ही हमारा निकाह होगा, तो 2 गवाहों और मौलवी का बंदोबस्त करो। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है लड़की। ज़ीशान के कहने पर अली ने सर झुका लिया था। फिर आधे घंटे बाद उसके हुक्म के हिसाब से 2 गवाह और मौलवी आ गए। ज़ीशान कमरे में आया और एक लाल दुपट्टा हिबा के मुंह पर फेंका। लो जल्दी से ये दुपट्टा पहन लो, क्योंकि आज फैसला मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं क्या करूँगा। तुम और तुम्हारा गुरूर आज टूट कर रह जाएगा। चाहूँ तो बिना निकाह के भी तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन खैर, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। तुम जैसी मिडिल क्लास और गुरूर भरी लड़कियों को भी मैं अच्छे तरह जानता हूँ। ज़ीशान शाह बड़े ही घमंड से ये सब कह रहा था। हिबा चुपचाप से बैठी रही। उसने ज़ीशान को किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। इस वक्त वो खुद को जितना लाचार और बेबस महसूस कर रही थी, उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती, तो वो सदमे से ही मर जाती। लेकिन वो अपना काँपता दिल और ज़ख्मी वजूद लिए ऐसे ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद निकाहनामा उसके पास आया था। इनकार करती तो जान से हाथ धो बैठती और इज्जत जाने का डर, इसलिए उसने चुपचाप निकाहनामे पर साइन कर दिए और अपना वजूद उस घटिया इंसान के हवाले कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद वो सब लोग चले गए। फ्लैट में सिवाय ज़ीशान शाह के और कोई नहीं था। वो जैसे हिबा के ऊपर हंस रहा था, लेकिन हिबा ने नफरत से उसके मुंह पर थूक दिया, तुम सिर्फ और सिर्फ
नफरत के काबिल हो ज़िशान शाह। वो लड़कियां न जाने किस मजबूरी और बेबसी के चलते तुमसे दोस्तियां करती होंगी और तुम उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते होगे। जैसे आज तुमने मुझे मजबूर किया है, ऐसे ही न जाने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत खराब कर चुके होगे तुम। हिबा बराबर ज़िशान को गुस्सा दिला रही थी। अब ज़िशान गुस्से से आग बबूला होने लगा था। खामोश हो जाओ, बस चुप। अब इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ नहीं। तुम्हारी इस घटिया ज़बान ने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया है, वरना मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है, बल्कि खुद लड़कियां शहद की मक्खी की तरह मेरे आगे पीछे घूमती हैं। तुम पहली लड़की हो जिसे मुझे इस तरह सबक सिखाना पड़ा। अब तुम्हारे मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं अब तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो जैसे हिबा का मजाक उड़ा रहा था। हिबा बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसके मुंह से एक लफ्ज़ न निकला था और फिर ज़िशान शाह उसके ऊपर चढ़कर उसे प्यार करने लगा। वो एक जिंदा लाश की तरह बस लेटी रही। ज़िशान शाह की तरफ उसने नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर बस नफ़रत दिखाई दे रही थी। ये नफ़रत ज़िशान शाह के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। इससे पहले जितनी भी लड़कियां उसके पास आती, वो सब उसको देखने में मसरूफ़ रहती और उससे कहती कि उन्हें थोड़ा वक्त और दे, उन्हें ज़िशान शाह का साथ चाहिए। लेकिन यहाँ ये लड़की थी जिसके दिल में ज़िशान के लिए नफ़रत भरी हुई थी। इस बात पर ज़िशान शाह और जोश में आ गया था। न जाने कितनी देर गुजरी कि ज़िशान थक हार कर सो गया, लेकिन हिबा की लाल आंखें अभी तक जाग रही थी और फिर थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। ये ज़िशान शाह का सोचा समझा प्लान था। अक्सर वो यहाँ पर लड़कियाँ लेकर आता था। फिर उसने हिबा को देखा और लापरवाही से कहने लगा, जाओ, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, अपने घर जा सकती हो। बस मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था और मैंने बना लिया, क्योंकि उस थप्पड़ का जवाब तो मुझे लेना था जो तुमने मेरे मुंह पर मारा था। ज़िशान शाह के मुंह पर, जो शाह इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि मेरे आगे आंख उठाकर बात कर सके। और तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो तुमने देख लिया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। इस बात को अब याद रखना अच्छी तरह से। अब कभी भी किसी ताकतवर इंसान के सामने बोलने की या उस पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना, वरना ऐसा ही हाल होता है। अब तुम घर जाओगी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे कि तुम पूरी रात घर से कहाँ गायब रहीं। सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। हिबा अपना बिखरा वजूद समेटकर उठी थी। वो जाते जाते एकदम ही पलटी थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी और ना ही तुमसे माफ़ी मांगूंगी, बल्कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसकी शिकायत मैं अपने ऊपर वाले से ज़रूर करूँगी। मेरी रूह की चीखें मेरे दिल के ज़ख्म की चीख चीख कर मेरी रूह की चीखें मेरे दिल के ज़ख्म चीख चीख कर तुम्हें बददुआएं दे रहे हैं। ज़िशान शाह, तुम्हें कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। ये कहकर वो चलती बनी, जबकि ज़िशान ने गुस्से के मारे वो महंगी परफ्यूम की बोतल ज़मीन पर दे मारी थी। लेकिन हिबा यहाँ से जा चुकी थी। मम्मी की रात कैसे गुजरी थी, ये बस वही जानती थी। उसके छोटे भाई बहन भी बस एक ही सवाल किए जा रहे थे, आप ही कहाँ गई मम्मी? वो घर क्यों नहीं आई? आपको बताया नहीं उन्होंने वो कहाँ पर हैं? उनकी सबकी लाल आंखें बस दरवाजे पर ही जमी थी। ये सारी रात उनकी ऐसी कटी, किसी कयामत से कम नहीं कटी थी ये रात उन पर। और अब सुबह के 8 बजे हिबा ने दरवाज़ा बजाया था। वही काले रंग का दुपट्टा और कंधे पर बैग टांगे, लेकिन चेहरे पर इतना दर्द था कि उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा भी नहीं और सीधा अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। बाहर माँ बार-बार दरवाज़ा बजा रही थी, वो भी हल्की आवाज़ में, ताकि बाहर मोहल्ले वाले लोग या पड़ोसी ना सुन लें। दरवाज़ा खोलो हिबा, मैं कहती हूँ दरवाज़ा खोलो। आखिर तुम थी कहाँ पूरी रात? उनके अंदाज की गर्मी बता रही थी कि हिबा का क्या हाल होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद उसने कपड़े चेंज कर कर दरवाज़ा खोला। तुम तो नौकरी की तलाश करने बाहर गई थी ना? तुमने ये तो नहीं कहा था कि पूरी रात घर से गायब रहोगी। क्या तुमने रात को भी नौकरी शुरू कर दी है? उसकी मम्मी की आंखों में उसके लिए एक कहर था। हिबा चुपचाप मूर्ति की तरह अपनी मम्मी के सामने खड़ी रही। मैं अर्शी के घर थी। अर्शी के घर? लेकिन क्यों? तुम्हारी कौन सा उसके साथ अच्छी दोस्ती है जो तुम अकेली रात को उसके घर पर रुकी थी? और 2 गली छोड़कर ही तो उसका घर है। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो और कोई सवाल मुझसे मत करिए, वरना मम्मी, शायद मैं जहर की गोलियां खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। उसने इस कदर गुस्से से कहा कि मम्मी कांप कर रह गईं। अच्छा ठीक है,
मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है कि वो कुछ गलत नहीं करेगी। पूरा भरोसा है मुझे तुम पर। बस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। मम्मी ने हिबा को गले से लगा लिया था, लेकिन ऐसा लगा कि हिबा के जिस्म में जान ही ना हो। इस कदर खामोशी और डर उसके चेहरे पर था कि मम्मी की नज़रों से छुपा ही नहीं रह सकी थी। वो समझ गई थी कि कोई तो बात है जो हिबा उनसे छुपा रही है, लेकिन उस वक्त कोई भी सवाल करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं हो रही थी। जबकि उसके दोनों छोटे भाई बहन, जो कि आज स्कूल भी नहीं गए थे, वो दोनों अपनी आपी को देखकर बहुत खुश हो गए थे। लेकिन वो मासूम ये नहीं जानते थे कि उनकी आपी अपना सब कुछ खोकर इस घर में आई है। 2 दिन तक वो नौकरी ढूंढने भी ना जा सकी। शुक्र था कि मोहल्ले वालों में से किसी को इस बात की खबर नहीं हुई थी कि हिबा पूरी रात घर से गायब रही। फिर उसे एक स्कूल में जॉब मिली और वो वहीं पर काम करने लगी। लेकिन ज़िशान शाह का नाम उसके साथ जुड़ गया था। चाहे ज़िशान शाह ने उसके साथ झूठा निकाह किया था या सच्चा, ये वो नहीं जानती थी। लेकिन निकाह के नाम पर हिबा अपना सब कुछ ज़िशान के नाम करने पर मजबूर हो गई थी। ज़ीशान शाह एक घटिया इंसान था जिसने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक कि उसका ज़हनी सुकून भी उससे छीन लिया था। बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते ही वो एकदम खामोश हो जाया करती थी और किसी गहरी सोच में डूब जाया करती थी। मैम, कभी कोई मैथ का सवाल इतना मुश्किल लगता है कि वो हाथों में पेंसिल पकड़े खड़ी रह जाती हैं, जैसे दिमाग बिखर गया था। ऐसे ही ज़िंदगी भी बिखर कर रह गई थी हिबा की। 2 महीने गुजर गए थे इस बात को, और इस बीच में अर्शी ने हिबा से कोई बात नहीं की थी और ना ही हिबा ने अर्शी से कोई बात कही थी। लेकिन एक दिन ज़िशान शाह ने अर्शी को अपने ऑफिस में बुलाया। सांवली रंगत की मालिक अर्शी ये सुनकर खुशी से पागल हो गई थी कि ईशा इंडस्ट्री के मालिक ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया है। मिस अर्शी, बैठिए। वही दिलकश मुस्कुराहट और आवाज़ में नरमी जो सामने वाले को अपना बनाने का हुनर रखता था। मुझे आपसे कुछ पूछना है अर्शी। जी जी सर, पूछिए। अर्शी खुश होकर कहने लगी। उस वक्त ऑफिस में कोई नहीं था। तभी जिशान अर्शी से कहने लगा कि मिस हिबा आपकी सिफारिश से यहाँ पर जॉब के लिए आई थी। आजकल वो कहाँ रहती हैं और ये जॉब क्यों छोड़ दी उन्होंने? अर्शी उसके सवाल पर गड़बड़ा गई थी। पता नहीं सर, क्यों छोड़ दी। और वो मेरी कोई खास फ्रेंड भी नहीं है। बस थोड़ी बहुत बोलचाल ज़रूर थी, और जब से उसने जॉब छोड़ी है मेरी उससे कोई भी बात नहीं हुई और ना ही मुझे वो वजह मालूम। बस उसने एक बात कही थी कि उसका ऑफिस का माहौल पसंद नहीं है। लेकिन आजकल तो वो स्कूल में जॉब कर रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप कहाँ रहती हैं? आप भी तो हमारे ऑफिस की पुरानी वर्कर हैं। तो किस एरिया में है आपका घर? अर्शी खुश होकर अपने बारे में बता रही थी। लेकिन जिशान शाह की साजिश नहीं जानती थी। वो असल में अर्शी से हिबा का एड्रेस जानना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद ज़िशान शाह ने उसको जाने के लिए कह दिया और खुद चेयर से मेज़ पर सर टिकाकर बैठ गया था। 2 महीने हो गए थे उस बात को, लेकिन उसका दिल और दिमाग अभी तक सुकून में नहीं था। वो रात को सोता तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पास हथौड़ा लेकर खड़ा है, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वह हथौड़ा उसके सर पर मार देगा। वो गहरी नींद में से भी चौंक कर उठ जाया करता था। कभी किसी गड्ढे में गिरा अपने आप को महसूस करता। वो पर आने की कोशिश करता, मगर उसका वजूद और ज़मीन के अंदर धंसता जाता, और आखिर में नींद से उठते हुए वो अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस करता। जैसे ही उसकी आँख खुलती, उसका जोर-जोर दर्द कर रहा होता। वो हैरान था कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा है। वो एक बार हिबा को देखना चाहता था, तभी तो बहाने से अर्शी का एड्रेस ले लिया था। हिबा स्कूल से निकली और खुशी से घर की तरफ आ रही थी। किराए के पैसे भी नहीं थे, जो बस में ही आ जाती। हालात इतने खराब हो गए थे कि 2 महीने का किराया और चढ़ गया था। बड़ी मुश्किल से ही बस घर का खाना पीना चल रहा था। अपने दोनों छोटे भाई बहन को उसने प्राइवेट स्कूल से हटाने का फैसला किया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कोई चुपके चुपके उसके पीछे आ रहा है। उस गली से निकलकर आगे वाली गली में ही तो हिबा का घर था। जैसे ही उसने गली में कदम रखा, वैसे ही कोई इंसान झट से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये लंबा चौड़ा वजूद किसी और का नहीं बल्कि नासिर का था, जो हिबा को गुस्से से देख रहा था। 10 दफ़ा तुम्हारे घर आ चुका हूँ, मगर मजाल है तुम जो एक दफ़ा भी मेरे सामने आई हो, वो तुम्हारी बूढ़ी माँ दरवाजे पर आ जाती हैं कहने के लिए अभी तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है। बस बहाने बनाने हैं तुम्हारे सामने ना आने के। 7 महीने का किराया है, अभी के अभी मुझे किराया दो, वरना चलो मेरे साथ।
वैसे भी मेरी वाइफ 5 दिन से मैके गई हुई है। नासिर की घटिया बात पर हिबा काँप कर रह गई थी। हिबा ने गुस्से से आग बबूला होकर नासिर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। घटिया इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इतनी घटिया बात करो। नासिर तो थप्पड़ खाकर वैसे ही लाल पीला हो गया था और हिबा का हाथ पकड़कर कहने लगा, चलो मेरे साथ। जब तुम लोग 7-7 महीने का किराया नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा। नासिर हिबा के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। पूरी गली में कोई भी नहीं था और हिबा का नाजुक वजूद इससे पहले कि उसके साथ ही घसीटता चला जाता कि तभी गली में कोई आया था। उसने ज़ोरदार लात नासिर को मारी थी। यू इडियट, ब्लडी डॉग, तुम जानते भी हो ये कौन है? शी इज़ माई वाइफ और तुम इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। वो नासिर को ज़मीन पर गिराकर बुरी तरह से पीट रहा था, जबकि हिबा हैरत से बस खड़ी देखती रही थी। वो एकदम ही बोली थी जब उसने नासिर के मुंह से खून निकलता हुआ देखा। नासिर आने वाले इस हमले से बिल्कुल अनजान बस ज़मीन पर पड़ा था। छोड़ो इसे ज़िशान शाह और इसकी तरह भूलो मत कि तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया है। हिबा ने नासिर को मारते मारते बचाया था। नासिर बड़ी मुश्किल से उस गली से उठकर भागा था। हिबा के चेहरे पर ज़िशान शाह के लिए बला की नफरत थी। ज़िशान गुस्से से कहने लगा, तुम मुझे इस गली के गुंडे जाहिल इंसान से कंपेयर कर रही हो। तुम इससे भी ज़्यादा बुरे हो। तुमने मेरी इज्जत खराब की, मुझे किडनैप किया और आज बीच चौराहे पर आकर लोगों को बता रहे हो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, जबकि तुम भूल चुके हो तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। ज़बरदस्ती मेरे साथ निकाह किया और उसके बाद मेरी इज्जत खराब की। गली में खड़े होने की वजह से वो हल्के से कह रही थी, ज़िशान शाह अब कुछ भी नहीं बोल सका था, इसलिए आखिरी बार मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे रास्ते में आने की या मेरे बारे में जानने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं खामोश हूँ तो मुझे खामोश ही रहने दो, वरना मैं मीडिया के पास पहुँच जाऊँगी और कहूँगी शाह इंडस्ट्रीज़ के इकलौते मालिक ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, चाहे उसके बाद मेरी जान चली जाए। बिना डरे वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कह गई। वो उसके पास से निकलती चली गई, जबकि ज़िशान शाह दंग रह गया था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई लड़की उसके सामने बोले और उसके पास कोई जवाब ना हो। वह हैरान था। हिबा ने उसे लाजवाब कर दिया था। कुछ सोचते हुए वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया था मम्मी, वो बेशरम नासिर। हिबा खाना खाते हुए अपनी मम्मी को बता रही थी। मम्मी सहम गई थी। बेटा, किराया भी तो 7 महीने का हो गया है। हम तो बुरी तरह से थक चुके हैं। ना घर खाली कर सकते हैं और ना उसका किराया दे सकते हैं। उन्होंने परेशानी से रोना शुरू कर दिया था। ओ मम्मी, आप रोना तो बंद करें। अगर ऊपर वाले ने हमें परेशानी दी है तो वही निकालेगा भी। हिबा ने आगे बढ़कर अपनी मम्मी के आंसू साफ किए थे। मैं स्कूल के बाद एक पार्ट टाइम जॉब और ली है, एकेडमी की। शायद हमारी थोड़ी सी परेशानी तो कम हो जाए। खाना खाते खाते अचानक ही उसका दिल खराब हुआ। उसको उल्टी सी आई तो मम्मी परेशान हो गई। क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? इतनी परेशानियां हैं घर में, ऊपर से तुमने सारा वजन अपने ऊपर ही डाल रखा है। अब तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई है। मम्मी परेशान हो गई थी। उसके दोनों छोटे बहन भाई ट्यूशन गए हुए थे। नहीं, बस ऐसे ही दिल खराब हो गया है। खाना अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी आप टेंशन मत लीजिए। हिबा ने ट्रे खिसका दी। रात को सोने के लिए लेटी तो उसके कानों में अचानक एक आवाज़ आई थी, शी इज़ माई वाइफ। हिबा को फिर से गुस्सा आने लगा। आखिर वो बेशर्म इंसान करने क्या आया था मेरे पीछे? हिबा सोचने पर मजबूर हो गई थी। आज ज़िशान फिर से बेचैन सा होकर उठा था। हाथों की उंगलियां बालों में फंसाए वो बस बैठा था। न जाने क्या वजह थी, कुछ दिनों से ज़िशान का दिल हर चीज़ से उठता जा रहा था। ऑफिस में कई लड़कियां ज़िशान को देखकर मुस्कुराती रहती, लेकिन वो बस सेट चेहरा लिए बैठा रहता। नज़र उस सीट पर जाती जहाँ पर एक मॉडर्न सी लड़की बैठकर काम कर रही होती, तो उसे वहाँ बैठा देख हिबा का चेहरा याद आ जाता। सलीके से ओढ़ा हुआ सर पर दुपट्टा। ज़िशान एकदम ही उठ खड़ा होता। ज़िशान अपने दिल की बेचैनी दूर करने के लिए आज हिबा के घर में उसकी माँ के सामने खड़ा था। सुबह के 11 बज रहे थे। हिबा के दोनों छोटे बहन भाइयों को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि काफ़ी महीनों से फीस जमा नहीं की थी। आंटी, वो मैं हिबा का बॉस हूँ। दरअसल उन्होंने बिना बताए हमारे ऑफिस से रिज़ाइन कर लिया। मैं यही वजह जानने आया हूँ, जबकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है
कि 3 महीने तक कोई भी वर्कर्स बिना बताए नौकरी नहीं छोड़ सकता, वरना वो हर्जाना अदा करेगा। ज़ीशान घर में उधर-उधर देख रहा था। हर्जाना, बेटा, क्या किया मेरी बेटी ने? वो तो पहले ही घर के हालात की वजह से बहुत परेशान है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि उसे हर्जाना देना पड़ेगा। अच्छा, इस बात को छोड़िए, आप ये बताइए, आपके हस्बैंड कहाँ पर जॉब करते हैं? बेटा, मेरे हस्बैंड की तो 1.5 साल पहले ही डेथ हो गई थी। इससे पहले हमारे घर के हालात इतने ख़राब नहीं थे। लेकिन जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके बाद से मेरी बेटी हीबा ने घर की सारी ज़िम्मेदारी उठा ली और ये घर भी किराए का है। एक तरफ तो किराया भी 7 महीने का हो गया और परेशानियाँ इतनी हैं कि वो बेचारी एक जगह पर नौकरी भी नहीं कर पाती। वो एक नौकरी को छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करने लग जाती है। इस वक्त वो बहुत परेशान है। कभी कहती है कि माहौल ठीक नहीं है, तो कभी सैलरी कम है। क्या करें, मेरी बच्ची अकेली है, ऊपर से आप भी चले आए हैं और कह रहे हैं कि उसे हर्जाना देना होगा। वो बहुत परेशान हो गई थी ये सुनकर और आंसू बहाने लगी थी। ज़ीशान दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि वो सामने बैठी अपनी माँ की उम्र की औरत के आंसुओं की वजह बना है। तो आपका कोई बड़ा बेटा भी नहीं है? वो अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए कहने लगा। नहीं बेटा, हिबा ही मेरे घर का बड़ा बेटा भी है और बेटी भी। और उसके बाद ये दोनों छोटे बच्चे हैं, इन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया है फीस ना जमा करने पर। हिबा की ख्वाहिश ठीक है, वो अपने छोटे बहन भाइयों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, लेकिन हालात ही इतने ख़राब हो गए हमारे। वो सामने बैठे नौजवान को न जाने क्यों अपने घर के हालात बता रही थी। शायद इसकी मेहरबान सूरत और नरम अंदाज की वजह से कि इसने हिबा के ऊपर जो हर्जाना है वो उसको माफ़ कर दे। ज़ीशान शाह का वजूद शर्म से और पसीने से गीला होता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो ज़मीन में धंसता जा रहा है। एक शरीफ और सीधी-सादी लड़की जो उसके ऑफिस में नौकरी करने के लिए आई थी, लेकिन ज़ीशान ने शर्म और घटियापन की हद पार कर दी थी। उसको इतना परेशान किया कि उसका पूरा घर आज परेशानी में और तंगी में ज़िंदगी गुजार रहा है। शायद नौबत खुदकुशी तक पहुंच जाए। आंटी, आप परेशान मत हो। मैंने सिर्फ ज़िक्र किया था हर्जाने का, लेकिन एक और वजह भी है मेरे इस घर में आने की। क्या हुआ बेटा? क्या गलती हो गई मेरी बेटी से? वो उसकी इस बात पर और डर गई थी। नहीं, उससे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मेरे दिल से ये गलती हुई है। वो बात यह है कि दरअसल मुझे आपकी बेटी बहुत ही अच्छी लगती है। मैं हिबा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मिस हिबा ने मुझसे शादी के लिए साफ इनकार कर दिया है। आप हिबा को समझाइए। वो बात यह है कि मैंने शुरू से ही उसके साथ गलत तरीके से बात की है, लेकिन अब मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं न सिर्फ हिबा बल्कि आपके पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपकी बेटी की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आपके चेहरे पर जो मायूसी और परेशानी है, ये भी दूर हो जाएगी। अगर हिबा मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो। और हिबा की माँ हैरान थी कि सामने बैठा नौजवान उसकी बेटी का हाथ मांग रहा है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ-बाप और वैसे तुम हो कौन? तुम उसके बॉस हो क्या? ज़ीशान ने अभी तक नहीं बताया था कि वो कौन है। जी, जी, मैं हिबा का बॉस हूँ और शाह इंडस्ट्रीज़ का इकलौता मालिक। वो हैरत से आंखें फाड़े ज़ीशान को देख रही थी, जो उनकी बेटी का तलबगार बनकर आया था। फिर भला उन्हें क्या एतराज़ हो सकता था? ठीक है बेटा, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी। वैसे तो बहुत ही ज़िद्दी है, लेकिन वो मेरी बात मान ही लेगी। बेटा, तुम उसे धोखा तो नहीं दोगे? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? उन्हें अभी तक भरोसा नहीं आया था। ज़ीशान शाह मुस्कुराने लगा। नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, आप ये बात हिबा से कहेंगी तो वो गुस्से से उखड़ जाएगी और आपकी इस बात से साफ इनकार कर देगी। नहीं, नहीं बेटा, मैं उसे राज़ी कर ही लूँगी। ये मेरा तुमसे वादा है। हिबा की माँ ने बिना कोई बात जाने ज़ीशान शाह से वादा कर लिया था और ज़ीशान अपने दिल में एक अजीब-सी खुशी महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतरता जा रहा है। फिर वो हिबा के छोटे भाई-बहन से हाथ मिलाकर और उसकी मम्मी से मिलकर घर से बाहर निकल आया था। तो तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी में वापस बुलाकर ही रहूँगा हिबा। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे वजूद का हिस्सा बन गई हो। अब हिबा ज़ीशान शाह से शादी के लिए मानती है या नहीं, ये आपको नेक्स्ट स्टोरी में पता लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।